हाय व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर शहरबानो ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, थोड़ा या ज़्यादा किसी न किसी की मदद ज़रूर कर रहे होंगे। इसी तरह हम अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली स्टमक अल्सर्स, या आप इसको पेप्टिक अल्सर भी कह सकते हैं। जो स्टमक अल्सर्स होता है वो जैसा कि नेम सजेस्ट करा है कि स्टमक के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज की जो लेयर होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम अल्सर्स कहते हैं। तो हम आज बात करेंगे स्टमक अल्सर्स पे। तो जो स्टमक अल्सर्स हैं वो बेसिकली डिवाइडेड हुए हैं दो चीज़ों में। एक है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा है ड्यूडेनल अल्सर। जो ड्यूडेनल अल्सर है वो यूजुअली वेरी कॉमन होता है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन वो भी एग्जिस्ट करता है। और अक्सर ऐसे पेशेंट्स में जिनको खाना खाना फौरन खाते ही जो है वो पेन शुरू हो जाता है स्टमक का, अपर एब्डोमेन का, उनको अक्सर गैस्ट्रिक अल्सर की ही शिकायत होती है। तो आज हम ये बात करते हैं कि ये होता कैसे है। बहुत ही इजी स्टेप्स बताऊंगी आपको, फ्यू सिम्टम्स बताऊंगी जो आप अपनी डेली रूटीन में, अगर खुदा ना खास्ता किसी को है और वो महसूस करते हैं तो उनको पता चल जाएगा, ताकि वो फ़ौरन अपना चेकअप करवाएं, ताकि वो फ़ौरन अपने लिए ट्रीटमेंट शुरू करें और वो इस चीज़ से बच सकें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम उस चीज़ को टच नहीं करेंगे। हम आपको आसान लफ्ज़ों में मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो बेसिकली वॉल्स का अल्सर होता है, और जो ड्यूडेनल अल्सर है वो बेसिकली जो एक ड्यूडेनल स्पिंटर है उसका जो एक वॉल्व होता है जो नीचे स्टमक को आके नीचे लगता है, उसका अल्सर इसको कहते हैं। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू की जो लेयर होती है। एक्चुअली जो स्टमक है वो उसमें 3 तरह की लेयर्स होती हैं। तो एपिथेलियल लेयर होती है, फिर उसके बाद लेमिना प्रोप्रिया होता है, और मस्कुलरिस होता है। जो मस्कुलरिस है वही बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है, HCl जिसे हम कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि वो जब हम खाना खाते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और इसी तरह जो है वो फिर ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमारे स्टमक के अंदर इटसेल्फ जो है वो एसिड सेक्रेशंस होती हैं, और उसी से जो है वो हमारा खाना टूटता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में, और नाइट्रोजस वेस्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये होता क्यों है, जो हम स्टमक अल्सर्स की बात कर रहे हैं ये होता क्यों है, ये भी डिस्कस करते हैं। पहले सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। जो गैस्ट्रिक पेन है, अगर हम बात करें गैस्ट्रिक पेन की, तो जैसे ही आप खाना खाएंगे आपको फौरन पेन शुरू हो जाएगा आपके अपर एब्डोमेन में, और आपको नोजिया और वॉमिटिंग फील होने लगेगा, आपको ब्लोटिंग हो जाएगी। उसके अलावा जो है वो आप महसूस करेंगे कि जैसे आप को बर्निंग सेंसेशन हो रही है। ये सब गैस्ट्रिक की जो है वो सिम्टम्स हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स के सिम्टम हैं ये। और उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे आप खाना खाते हैं मजीद एसिड सेक्रेशन होती है जो कि वॉल्स को और ज़्यादा डैमेज करती है और आपको पेन शुरू हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो ड्यूडेनल अल्सर होता है, जब आप खाना खाते हैं तो वो आपका जो पेन है वो सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि जब ऑलरेडी सेक्रेशन हो रही होती है जब आप खाना खाते हैं तो एसिड जो है वो स्टेबलाइज होता है, वो न्यूट्रलाइज होता है, और इस तरह जो है वो पेन सबसाइड हो जाता है। तो ये एक बहुत ही क्लासिक डिफरेंस है दोनों में कि आपको कौन से वाला पेन हो रहा है। आप उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर को जाके अपने सिम्टम्स बताएं, ताकि डॉक्टर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है। ये होता, इसकी एक जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसे हम H. पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं। उसकी जो कॉलोनी है वो अराउंड द वॉल्स फॉर्मेशन हो जाती है, और उसकी वजह से ये डैमेज करने लगता है। जो वॉल होती है, इनर वॉल्स बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, और उसकी वजह से ये अल्सर कॉज हो जाता है। दूसरा, बहुत ही प्रोलॉन्ग यूसेज ऑफ एनसेड्स, जिनको हम ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स होती हैं ये टैबलेट्स, आप समझ लें आसान जुबान में। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जब आप लेते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन लेते हैं, नेप्रोक्सन आप लेते हैं, यहाँ पे न्यूरोफेन होती है, जो है वो अगर आप उसका बहुत ही प्रोलॉन्ग और बहुत ही फ्रीक्वेंट यूसेज आप कर रहे हैं उसके लिए, तो ये स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज करती है और अल्टीमेटली अल्सर कॉज कर देती है। उसके अलावा एक बहुत ही रेयर कॉज होती है, एक ज़ोलिंगा एलिसन सिंड्रोम होता है। वो ट्यूमर होता है एक्चुअली एक स्टमक के अंदर, उसकी वजह से भी हो जाता है। और
वर्स्ट केसेस में ये स्टमक कैंसर की वजह से आपको पेन हो रहा होता है, तो इसलिए आप बेहतर है कि अपना ट्रीटमेंट करा लें। ये वर्स्ट केसेस हैं, हम बहुत ही बेसिक और इनिशियल सिनेरियोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को पेन होता है तो वो कुछ भी गलत मत सोचें, वो डॉक्टर को जाके चेक कराएं, डायग्नोसिस होगा ताकि उससे पता चल सके कि ये क्या है। आप समझ लें कि इसका जो डायग्नोसिस है उसके 2-3 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि बायोप्सी होती है कि आसान लफ्ज़ों में आप समझ लें कि कैमरा डाल के चेक करते हैं आपके स्टमक में कि कहाँ से डैमेज है। बाज़ वक़्त जो है वो परफोरेशन हो जाती है स्टमक की, बाज़ दफ़ा एक पैची कोई आपको समझ लें एक पैच सा बना होता है जहाँ पे वो ज़ख़म होता है, आप ये समझ लें आसान ज़ुबान में कि ज़ख़म हो जाता है, तो पैच पे इन्फ्लेमेशन होती है। तो जो बायोप्सी होती है उसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि कहाँ पे असल में मेन प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम लेते हैं ऐसी कोई भी टैबलेट्स आप लें जिनसे कि आपका जो एसिड है वो बैलेंस हो सके। हम उसको इस तरह इस आसान ज़ुबान में समझते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा लेकिन आपको उसकी समझ आ जाएगी। इनको आप कहते हैं हाई डोज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो मेडिसिन होती हैं। जब आप वो लेते हैं तो उससे जो है वो आपको जो एसिड है वो बैलेंस होता है और पेन सबसाइड हो जाता है आपका। तो ये तो हो गई डायग्नोसिस के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ है जो जिसे आप कहते हैं एक यूरेस टेस्ट होता है, रैपिड यूरेस टेस्ट उसको बोलते हैं या क्लो टेस्ट बोलते हैं। वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसको डिटेक्ट करने के लिए वो टेस्ट होता है। 10 मिनट्स का टेस्ट होता है। आपको एक टैबलेट दी जाती है जो आपने खानी होती है, फिर आपने थोड़ी देर वेट करना होता है, फिर एक बलून की तरह की चीज़ होती है जो आपने फिल करनी होती है, और उससे जो है वो फिर जब उसका वो लैब जाता है तो वो चेक करते हैं कि इसमें बैक्टीरिया की कंटेंट क्या है या बैक्टीरिया किस रेशो में है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बताते हैं कि इतना ज़्यादा है इतना कम है, ये वाला चक्कर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली क्या हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स ले सकते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एक तो ये है, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग कंडीशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाएगा। तो बाज़ दफ़ा तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आपको दिया जाता है ताकि आप एंटीबायोटिक्स लें और उसी से ये बेहतर हो जाता है। यही है कि आप वो लें, और प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। बाज़ दफ़ा सूद करने के लिए आपको जैसे गैविस्कॉन दी जाती है, ये एक सिरप होता है, लाइलेक सिरप दिया जाता है, डिफालेक सिरप है पाकिस्तान में, वो दिया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि ये बैलेंस हो जाए, जो एसिड सिक्रेशन है स्टेबलाइज हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, ताकि आपका जो पेन है वो सबसाइड हो जाए। तो ये फ्यू चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं। ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कैफीन है इन द फॉर्म ऑफ टी और कॉफ़ी यू आर टेकिंग इट, और अगर उसके अलावा आप स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो बाज़ दफ़ा ये भी इसको एग्रीवेट कर देते हैं स्टमक अल्सर्स को, और उसकी वजह से भी आपको पेन शुरू हो जाता है। तो ट्राई करें कि आपको अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे भी स्पाइसी फूड जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होता, तो बेहतर होता है कि आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिवियर भी हो सकती हैं। वो इस तरह सिवियर हो सकती है कि बाज़ दफ़ा अगर आपका स्टमक ब्लीड कर जाता है, अगर प्रोलिफरेशन हो जाती है या जो है वो स्टमक ब्लीड करता है, तो फिर क्या होता है कि अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग है तो वो आपको एनीमिया कॉज कर देगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कर देगी, और अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो आप ब्लड वॉमिट करते हैं, जिसे हेमेटोमेसिस कहते हैं, ब्लड वॉमिट करते हैं, वरना मेलिना हो जाता है, यानी कि जीआई ट्रैक्ट से होता हुआ जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब होता हुआ वो डाइजेस्ट होता है और फिर वो स्टूल के ज़रिए पास होता है। तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशंस हैं और इसमें फिर सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। तो बेहतर होता है कि पहले से ही प्रिकॉशंस कर ली जाएं ताकि आप बड़ी और ख़तरनाक प्रॉब्लम से बच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आप को सेहतमंद रखिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, अपना बहुत ख्याल रखें, और थोड़ा या ज़्यादा किसी ना किसी की मदद ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। खुदा हाफिज़।